वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञान एयरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में 30 मील के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93%। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस। 1. नाइट्रोजन। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। ये गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। पृष्ठ 129। 2. ऑक्सीजन। ये अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 3. कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे भारी गैस है और इस कारण ये सबसे निचली परत में मिलती है। फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपरागम्य है। अतः ये कांच घर या पौधा घर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती हैं। 4. ओजोन। ये गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। ये सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकता है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित है। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यातप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार ये एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म और ना ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। 1. क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। 2. समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। 3. ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर। 4. आयन मंडल, आयनोस्फेयर। और 5. बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। 1. क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ये वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती हैं। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। 2. समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाभ मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। पृष्ठ 130। 3. ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर। धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं।
ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन कारण Cl कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। 4. आयन मंडल, आयोनोस्फीयर। इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। ये भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। 5. बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। सूर्यातप, आइनोसोलेशन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। ये ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्यातप की मात्रा के बीच का अनुपात एलिबडो कहलाता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। 1. विकिरण, रेडिएशन। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरणतया सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल गर्म होता है। यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऊष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य से होकर भी यात्रा कर सकती है। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगों वाली होती हैं, जो वायुमंडल को बिना अधिक गर्म किए ही उसे पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। पृथ्वी पर पहुंची हुई किरणों का बहुत सा भाग पुनः वायुमंडल में चला जाता है। इसे भौमिक विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। भौमिक विकिरण अधिक लंबी तरंगों वाली किरण होती है, जिसे वायुमंडल सुगमता से अवशोषित कर लेता है। अतः वायुमंडल सूर्य से आने वाले सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है। 2. संचालन, कंडक्शन। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो अधिक तापमान वाली वस्तु में कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा का ये प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः संचालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। इससे वायुमंडल की केवल निचली परत ही गर्म होती है। पृष्ठ 131। 3. संवहन, कन्वेक्शन। किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। ये संचार गैसीय तथा तरल पदार्थों में इसीलिए होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच का संबंध कमजोर होता है। ये प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वो हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है। इस प्रकार वो वायु निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर के लिए ले जाती है। ऊपर से ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद वो भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता है। वायुमंडल गर्म होने में ये मुख्य भूमिका निभाता है। 4. अभिवहन, एडवेक्शन। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती हैं तो उन्हें गर्म कर देती हैं। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती है। समताप रेखा वो कल्पित रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण को निम्न लक्षण कहते हैं। 1. समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती हैं। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्याताप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है।
2. जल और स्थान पर तापमान निभिन्न होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं। 3. दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है। 4. समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता, तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं, तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं, तो ताप प्रवणता कम होती है। 5. उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में होती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती हैं। संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी एवं जुलाई के महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं 2 महीनों को चुना जाता है। तापांतर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। 1. दैनिक तापांतर। किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। 2. वार्षिक तापांतर। जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बरखोयांस्क नामक स्थान का है। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। पृष्ठ 132। वायुमंडलीय दाब, पवन एवं वायु राशियां। वायुदाब सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। 1 बार बराबर 10 की पावर 5 N प्रति मीटर स्क्वायर। समदाब रेखा वो कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। समदाब रेखा आइसोबार कहते हैं। वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है तो दाब प्रवणता अधिक होती है, परंतु जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो दाब प्रवणता कम होती है। पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध है। 1. विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। ये पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की ऊपर होकर ऊपर को उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। इसीलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं। नोट: विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, जो वायु को पृथ्वी के पृष्ठ से परे धकेलती है। इसके कारण भी यहाँ पर वायुदाब कम होता है। यंत्र और आविष्कारक: पारद वायु दाबमापी आविष्कारक ई टॉरिसेली, निद्रव वायु दाबमापी लूसियन विडाई, सेल्सियस थर्मामीटर एंडर्स सेल्सियस, केश आर्द्रता मापी डी सॉन्सर। 2. उपोष्ण उच्च वायुदाब। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। यहाँ उच्च दाब होने के 2 कारण हैं। 1. विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है और उच्च वायुदाब उत्पन्न करती है। 2. पृथ्वी के दैनिक गति से के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियां कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती हैं, जिससे वहां पर उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाती है।
नोट, विषुवत रेखा से 30 से डिग्री 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती हैं। इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। इसका कारण ये है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों में लादकर घोड़े भेजे जाते हैं। इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कई कठिनाइयां होती थीं। अतः जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे। पृष्ठ 132 पर एक सर्कल में ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध का एक चित्र दर्शाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर ध्रुवीय उच्च, उपध्रुवीय निम्न 66 सही 1/2 डिग्री और 45 डिग्री, उपोष्ण उच्च 35 डिग्री और 23 सही 1/2 डिग्री, विषुवतीय निम्न 0 डिग्री और 10 डिग्री तथा उपोष्ण उच्च 23 सही 1/2 डिग्री और 35 डिग्री, उपध्रुवीय निम्न 45 डिग्री तथा 66 सही 1/2 डिग्री। ध्रुवीय उच्च, ये था ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध का एक चित्र। पृष्ठ 133। इन उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायुभार की पेटियां पाई जाती हैं, जैसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। 4 ध्रुवीय उच्च वायुदाब 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। पवन, विंड, पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा एयर करंट कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती है और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती है, परंतु वास्तविक स्थिति ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। अतः पवन कई बल, कॉरियोलिस प्रभाव, अभिकेंद्रीय त्वरण एवं भूघर्षण। नोट, कॉरियोलिस प्रभाव, कॉरियोलिस इफेक्ट, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। इसे कॉरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1835 ईस्वी में किया। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरेल का नियम, फेरेल्स लॉ कहते हैं। इसे बाइज बेलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके ठीक विपरीत होगी। कॉरियोलिस बल प्रभाव विषुवत रेखा पर शून्य होता है, अर्थात विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। इस बल का अधिकतम प्रभाव ध्रुवों पर होता है, अर्थात ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है। पवन निम्न प्रकार के होते हैं: 1 प्रचलित पवन, 2 मौसमी पवन और 3 स्थानीय पवन। 1 प्रचलित पवन, पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या स्थायी पवन कहते हैं। स्थायी पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। इसके उदाहरण हैं पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के लिए दिए हुए हैं। व्यापारिक पवन, लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कॉरियोलिस बल और फेरेल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है।
पृष्ठ 134। 2. मौसमी पवन। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उनको मौसमी पवन कहा जाता है, जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर तथा समुद्री समीर पवन। 3. स्थानीय पवन। प्रमुख गर्म स्थानीय पवन चिनूक। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। ये पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में ये बर्फ को पिघलाकर चरागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। फॉन। यह आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशुचारकों के लिए चरागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। हरमट्टन। ये सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ये पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। सिराको। ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। जब ये भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम भी हैं, जैसे 1 खमसिन मिस्र में, 2 गिबिली लीबिया में, 3 चिली ट्यूनीशिया में, 4 लेस्ट मेड्रिया में, 5 सिराको इटली में और 6 लेबेक स्पेन में। सिमूम। ये अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर। ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ब्रिक फील्डर। ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। नारवेस्टर। ये न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। शामल। ये इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सांता आना। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। कोयम बेंग। ये जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। ये तंबाकू की खेती को काफी नुकसान पहुंचाती है। जेट प्रवाह। जेट स्ट्रीम्स। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे नलिकाकार एवं विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में ये अधिकांश शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। ये पृथ्वी पर तापमान के वितरण को संतुलन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृष्ठ 135। वायु राशियां, एयर मैसेज। वायुमंडल का ये विशाल एवं विस्तृत भाग, जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप हो, वायु राशि कहलाती है। सामान्यतः वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। एक वायु राशि में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती हैं। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती हैं। ये जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाताग्र फ्रॉन्ट्स। 2 विभिन्न प्रकार की वायु राशियां सुगमता से आपस में मिश्रित नहीं होती और तापमान तथा आर्द्रता संबंधी अपना अस्तित्व बनाए रखने के प्रयास करती है। इस प्रकार 2 विभिन्न वायु राशियां एक सीमा तल द्वारा अलग रहती हैं। इस सीमा तल को ही वाताग्र फ्रॉन्ट्स कहते हैं। जब गर्म वायु हल्की होने के कारण ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो उसे उष्ण वाताग्र, तथा जब ठंडी तथा भारी वायु उष्ण तथा हल्की वायु राशि के विरुद्ध आगे बढ़ती है तो उसे ऊपर की ओर उठा देती है, तो इसे शीत वाताग्र कहते हैं। आर्द्रता ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। 1 निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। 2 विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। 3 सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं।
सापेक्ष आर्द्रता बराबर किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता गुणा 100। सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। संघनन, कंडेंसेशन, जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ये 2 कारकों पर निर्भर करता है, 1 तापमान में कमी पर तथा 2 वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर। ओसांक, ड्यू पॉइंट, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ओसांक कहते हैं। ओसांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। पाला या तुषार, फ्रॉस्ट, जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। दूसरे शब्दों में जमी हुई ओस को ही पाला कहते हैं। कोहरा, फॉग, वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूलकण, धुएं के रज एवं संघनित जलपिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। पृष्ठ 136। धुंध, मिस्ट, हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल, क्लाउड्स, बादल मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म एडियाबेटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के औसांक से नीचे गिरने से बनते हैं। ये अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं। 1 पक्षाभ बादल, ये हिम के कणों से बने ऊंचे सफेद और पतले बादल होते हैं। 2 कपासी बादल, इनका आकार समतल एवं शीर्ष गुंबदनुमा होता है। 3 स्तरी बादल, ये परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वर्षा, रेनफॉल, जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती है। 1 संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। ये हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर ये वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे संवहनीय वर्ष कहते हैं। 2 पर्वतकृत वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो ये वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से ये संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। 3 चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती अथवा वाताग्री वर्षा कहते हैं। चक्रवात या प्रतिचक्रवात, चक्रवात प्रतिचक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण करने से होती है। चक्रवात केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई दिशा क्लॉकवाइज में बद होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन्स व टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं। प्रति चक्रवात, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। इसे प्रति चक्रवात कहा जाता है। इसमें वाताग्र फ्रंट्स का अभाव होता है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होती है। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। टॉर्नेडो,
ये भयंकर अल्पकालीन तूफान है। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। ये जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। हरिकेन्स अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसकी गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पृष्ठ 137।